हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक अगर देखें तो हम लोग का टॉपिक है पोटासियम डाइक्रोमेट। पिछले क्लास में मैंने आपको कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड, यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके कलर के बारे में मैंने आपको बताया था और उनके कंपाउंड्स के कलर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब आज का टॉपिक हम लोग का है पोटासियम डाइक्रोमेट। ध्यान रखना है, पोटासियम डाइक्रोमेट जो है ये हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग को देखना है। ठीक है, जनरली इसका यूज जो है वो लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री जो होता है उसी में जनरली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को कैसे ये बनाएंगे पोटासियम डाइक्रोमेट को, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग को देखना है यहाँ पर पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलो समझो। प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? K2Cr2O7। ये हम लोग का पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। इसमें आप समझते हो कि K जो है वो पोटासियम है और Cr2O7 यही हमारा क्या है? डाइक्रोमेट। Cr2O7 को क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है। तो पोटासियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना है। तो पोटासियम डाइक्रोमेट किससे बनाया जाता है? हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि पोटासियम डाइक्रोमेट जो है वो हम लोग किस अयस्क से बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है, याद रखना है ये बात। ठीक है, तो लिखा हुआ है, देख लो, यहाँ से लिखा हुआ है कि क्रोमाइट अयस्क की मदद से ही पोटासियम डाइक्रोमेट बनता है। ठीक है, तो कोई पूछता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट किस अयस्क से बनता है, तो पोटासियम डाइक्रोमेट किस अयस्क से बनेगा बाबू? क्रोमाइट अयस्क से, ध्यान रखना है। ठीक है, क्रोमाइट अयस्क प्रकृति में पाया जाता है, पर क्रोमाइट अयस्क प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, यानी कि पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी की मदद से आप पोटासियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। ठीक है, पहला बात तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई पोटासियम डाइक्रोमेट अगर है, नहीं पोटासियम डाइक्रोमेट अगर है K2Cr2O7 है, इसको बनाना है क्योंकि इसका लेदर इंडस्ट्री में यूज आता है और भी बहुत सारे कामों में इसका यूज आता है। ठीक है, मेडिसिन में भी इसका यूज आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे। ये तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में एग्जिस्ट क्या करता है? एक अयस्क है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइट अयस्क। नहीं, क्रोमाइट अयस्क की मदद से ही पोटासियम डाइक्रोमेट हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो तो सीखेंगे हम लोग। फिलहाल क्रोमाइट अयस्क के मदद से हम लोग बना सकते हैं। अब क्रोमाइट अयस्क जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो, तो क्रोमाइट अयस्क का सूत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe Cr2O4। देखो Fe Cr2O4, इसमें आयरन कितना है? 1 है। क्रोमियम कितना है? तो 2 है। आयरन 1, क्रोमियम 2। ऑक्सीजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है बाबू? 4। तो FeCr2O4, आयरन 1, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 4। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी लिखा रहता है बुक में हम लोग को। ये जो हम लोग का लिखा हुआ है FeCr2O4 क्रोमाइट अयस्क जो लिखा हुआ है, इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। देखो, तो इसमें Fe कितना है? 1, तो इसमें भी Fe 1 है। क्रोमियम कितना है? 2, तो यहाँ भी क्रोमियम तुमको 2 दिखाई देगा। ऑक्सीजन कितना है? 4, तो यहाँ भी काउंट करो, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 3 और 1 4 यहाँ पर भी है। नहीं, तो दोनों फॉर्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ध्यान रखना है, तो क्लियर करना है। इसी को हम लोग कहते हैं FeCr2O4 जो दिया हुआ है, या FeO.Cr3 जो है, Cr2O3, Cr3 नहीं, Cr2O3, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमाइट अयस्क कहते हैं। क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, अब क्रोमाइट अयस्क जो है इसको फेरोक्रोम भी कहते हैं, ध्यान रखना है। फेरो मतलब आयरन है और CHROME, तो फेरोक्रोम भी इसको कहा जाता है या इसको क्रोम आयरन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हम लोग को सीखना था कि पोटासियम डाइक्रोमेट एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, नहीं, और हम लोग का मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका निर्माण हम लोग कैसे करेंगे? क्रोमाइट अयस्क की मदद से करेंगे। ठीक है, क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला क्या है भाई? तो FeCr2O4, FeCr2O4 लिखा हुआ है, FeCr2O4, या उसी को लिखा जाता है FeO.Cr2O3, इस तरह से भी लिखा रहता है। ठीक है, ये जो क्रोमाइट अयस्क है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो फेरोक्रोम के नाम से जानते हैं, या क्रोम
आयरन के नाम से भी जानते हैं, फेरोक्रोम या क्रोम आयरन के नाम से भी इसको जानते हैं। चलो यही सीखे हम लोग। अब इसको बनाने से पहले कुछ कुछ पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको बनाने से पहले नहीं, पोटासियम डाइक्रोमेट को बनाने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझ लें, तब हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट को बनाएंगे। चलो समझते हैं। देखा जाए, हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुमको कि ये हो गया तुम्हारा क्रोमाइट। ये क्रोमाइट क्या है? अयस्क। यही प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, ये तुम्हारा अयस्क है। यही तुम्हारा प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। नहीं, क्रोमाइट यही हम लोग का प्रकृति में यही अयस्क है। नहीं, और यह अयस्क हमको प्रकृति में पाया जाता है। हम इसका आयरन अभी निकाल दिए हैं। नहीं, तो आयरन निकालने के बाद हम लोग क्या बचेगा? Cr2O4 पे 2-। देख लो फॉर्मूला क्रोमाइट अयस्क का ये वाला था। इस अयस्क का फॉर्मूला क्या था? याद करो, हम लोग अभी लिखे थे इस तरह से FeCr2O4 ऐसा लिखे थे। अब तुम इसको अगर तोड़ते हो तो ये तुम्हारा टूट जाएगा कुछ इस तरह से, Fe2+ और ये टूटेगा Cr2O4 पर 2-। इसको अगर तुम तोड़ोगे आयन में तो ऐसे टूटेगा, Fe2+ और Cr2O4 पे 2-। तो यही तुम्हारा क्रोमाइट है, Cr2O4 पे 2-, R2O4 पे 2-। एकदम याद रखना है। तो कभी भी क्रोमाइट आए तो क्रोमाइट का मेन फॉर्म ये है, Cr2O4 पे 2-। अब इसी में Fe2+ चिपकेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। जब Fe2+ यहाँ पर Fe2+ जब इसे चिपकेगा तो 2 + 2- न्यूट्रल हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा FeCr2O4। ठीक है, तो अभी हम लोग मेन क्रोमाइट अयस्क की बात कर रहे हैं। तो क्रोमाइट हम लोग का हो गया Cr2O4 पे 2-। ठीक है, चलो तो होता क्या है समझना है हम लोग को। पोटासियम डाइक्रोमेट बनता है क्रोमाइट अयस्क से। नहीं, तो क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला है Cr2O4 पे 2-। ठीक है, अब ये क्रोमाइट अयस्क जो है ये सबसे पहले बदलता है क्रोमेट में। ये क्रोमाइट अयस्क सबसे पहले बदलता है किस चीज में? क्रोमेट में। ठीक है, चलो अब इसका भी फॉर्मूला याद कर लो भाई। नहीं, इसमें याद जरूर करना है, फॉर्मूला याद कर लो। तो इसका क्रोमेट यानी पहले क्रोमाइट अयस्क ये प्रकृति में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलते हैं। तो क्रोमाइट क्रोमेट में बदलता है, चलो भाई याद कर लिए। अब क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? तो क्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O4 पे 2-। क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? Cr2O4 पे 2-। ये क्रोमेट में बदला। अब दोनों के फॉर्मूला में बाबू डिफरेंस देख लो, दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस देख लो। यहां पर तुमको Cr2O4 पे 2- है। नहीं, यहाँ भी क्रोमियम है, यहाँ भी क्रोमियम है, लेकिन यहाँ क्रोमियम 2 गो लिखा हुआ है और यहाँ क्रोमियम 1 गो लिखा हुआ है। नहीं, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि क्रोमाइट में क्रोमियम 2 गो होता है और क्रोमेट में क्रोमियम 1 गो होता है। बाकी 4 गो ऑक्सीजन इसमें भी है, 4 गो ऑक्सीजन इसमें भी है, 2 गो माइनस इसमें भी है और 2 गो माइनस इसमें भी है। तो क्रोमाइट क्रोमेट में पहले बदलेगा, समझ में आ गया? नहीं, क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Cr2O4 पे 2-, ये भी समझ में आ गया। अब क्रोमाइट क्रोमेट में बदलेगा तो क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है भाई? तो क्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O4 पे 2-। दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? तो सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें क्रोमियम, क्रोमाइट वाले में 2 क्रोमियम होता है और क्रोमेट वाले में क्रोमियम जो है वो 1 होता है। बाबू इसमें याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसलिए आपको एकदम याद तो करना ही पड़ेगा। नहीं, तो हमको समझना है कि क्रोमाइट से पहले हम लोग का क्रोमेट बनेगा। तो क्रोमाइट का फॉर्मूला Cr2O4 पर 2-। ठीक है, और ये क्रोमाइट कौन सी में बदलेगा? क्रोमेट में। तो क्रोमेट का फॉर्मूला बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसमें क्रोमियम 2 गो है और इसमें क्रोमियम 1 गो लगा देना है। तो Cr2O4 पर 2-, ऐसा बोल देंगे, ध्यान रखना है। अब यही जो क्रोमेट जो आपका बन जाएगा तो इस क्रोमेट को बदला जाता है डाइक्रोमेट में। नहीं, क्रोमेट को हम लोग कौन सी में बदलते हैं? डाइक्रोमेट में। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? नहीं, तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O7 पर 2-। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि हम लोगों को याद सबका फॉर्मूला होना चाहिए और कैसे कैसे हम लोग का ये बदल रहा है वो चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर? हम लोगों ने ये सीखा कि सबसे पहले प्रकृति में हम लोग क्या पाया जाता है? तो क्रोमाइट अयस्क पाया जाता है। नहीं, क्रोमाइट अयस्क में जो आयन होता है उस आयन का फॉर्मूला क्या है? तो Cr2, आप देख सकते हो Cr2O4 पे 2-। अब ये क्रोमाइट बदले कौन सी में? क्रोमेट में। क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है बाबू? तो Cr2O4 पे 2-। इसको ध्यान रखना होगा। अब ये जो क्रोमेट है वो बदलता है डाइक्रोमेट में। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? Cr2O7 पर 2-। R2O7 पे 2-। तो इस तरह से हम लोग का बन सकता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्रोमाइट,
ये हो गया क्रोमेट और ये हो गया डाइक्रोमेट। सबका फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं कि क्रोमाइट, हम लोग क्रोमाइट पे अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये हो गया हम लोगों का क्रोमाइट, लिख दिए क्रोमाइट, और क्रोमाइट का फॉर्मूला भी लिख दिए Cr2O4 यही फॉर्मूला है। अब हमको क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हमको इस फॉर्मूला में क्या निकालना है बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम निकालना है। निकालते या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो चलो 2 क्रोमियम है तो इसको क्या मानेंगे 2x, तो हम इसको मान लिए तुमको यहाँ पर 2x प्लस एक ऑक्सीजन है कितना होता है तो -2, तो 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -8, तो यहाँ पर हम लिख दिए -8, ये आ गया हम लोग को। और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है 2 तो बराबर में क्या लिख देंगे -2, ये हम लोग का आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा हम लोग का -8 इज इक्वल्स टू -2। फिर यहाँ से निकालेंगे अगर तो ये इधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू हम लोग को 8 में से 2 जाएगा +6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर x बराबर निकाल दें, दिस इम्प्लॉय, अगर यहाँ से आप x बराबर निकालोगे तो 6/2 आएगा, और 6/2 का मतलब हुआ कि आपको कितना वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पर जो एक क्रोमियम है, क्रोमाइट में जो एक क्रोमियम है, उस एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रोमाइट में एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना आ गया बाबू +3, ये ध्यान रखना होगा। चलो याद रखने वाली बात है, ये भी पूछता है नहीं तो क्रोमाइट का फॉर्मूला याद रहे कि Cr2O4 पे 2-। क्रोमाइट अयस्क में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो वो हम लोग को ध्यान रखना होगा +3। कैसे मैंने निकाला वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलो अब क्रोमाइट अयस्क के बाद हम लोग की बारी आती है क्रोमेट की बारी, क्योंकि क्रोमाइट से क्रोमेट बदलता है, तो कैसे बदलता है वो सीखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी याद ये रखना है क्रोमाइट से क्रोमेट बनता है, फिर क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है, अब कैसे कैसे रिएक्शन होता है वो सब देखना है। फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ गए, सबका फॉर्मूला ध्यान रखिए कि भाई क्रोमाइट का Cr2O4 पे 2-, क्रोमेट का CrO4 पे 2-, डाइक्रोमेट का Cr2O7 2-, ठीक है। अब क्रोमाइट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो मैंने निकाल दिया। अब क्रोमेट का निकालते हैं। अगर क्रोमेट का हम लोग लिखते हैं तो क्रोमेट का फॉर्मूला हम लोग का है CrO4 पे 2-, इसमें 2 क्रोमियम होता है, इसमें 1 क्रोमियम होता है। अब इसमें हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम यहाँ से निकालना है। तो इसका x, 1 क्रोमियम है तो x मानेंगे, तो यहाँ पर मैंने x मान लिया, ठीक है। इसका हो गया -2 होता है तो 4 है तो -8 मान लिया मैंने, तो x - 8 इज इक्वल्स टू -2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल्स टू 8 में से 2 गया +6, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को +6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमेट में अगर देखें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6। ये सब बात याद ना चाहिए बाबू, सबसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है कि क्रोमाइट अयस्क में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो +3। कैसे निकाला गया देख लो, क्रोमेट अयस्क में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो +6 है, यहाँ +3 है एक क्रोमियम का, यहाँ पर एक क्रोमियम का +6 है, यहाँ +3 और यहाँ पर +6 है, तो वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग को बनता है डाइक्रोमेट, नहीं तो डाइक्रोमेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। ये आ गए हमारे डाइक्रोमेट साहब, तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है R2O7 पर 2-, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब तुम अगर देखो यहां से तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हम लोग का है Cr2O7 पर 2-, यही फॉर्मूला है। अब इसमें हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकाल सकते हैं। देखो तो क्या होगा 2x, क्रोमियम का 2x, और इसका होता है -2, तो 7 दूना 14 यानी -14 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से अगर x इज इक्वल्स टू देखें तो 14 में से 2 गया 12, और बट्टा में कितना आएगा 2, काट दो तो तुमको कितना आ जाएगा +6, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तुम देखोगे अगर तो डाइक्रोमेट जो है इसमें एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तुमको कितना आ गया +6, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को। चलो तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्रोमियम का, क्रोमाइट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना आया है +3, चलो भाई यहाँ पर आया है +3। क्रोमेट में एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया तो +6 आ गया। चलो डाइक्रोमेट में हम लोग निकाले तो यहाँ पे एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया हम लोग को +6 आ गया, ये हम लोग ध्यान में रख लिए। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ से देखें अगर तो क्रोमाइट को बदलना है क्रोमेट में, तो क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलना है
क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। +3 से +6 हो गया भाई, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये समझ में आया? नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलो यहाँ देखो तो क्रोमेट से हम लोगों का हो रहा है डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे +6 है क्रोमियम का, यहाँ +6 है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ये समझ में आ गया? चलो भाई ठीक है। अब हमको ये समझ में आता है कि अगर हमको क्रोमाइड से क्रोमेट में बदलना है तो क्रोमाइड से क्रोमेट में जब जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है, जब किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल तुम समझ सकते हो, देख लो यहाँ पे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन अगर आपस में रिएक्शन करते हैं बाबू, तो इनके रिएक्शन से क्या बनता है, Na+Cl-, यही बनता है। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए 0 0 मान लिए। अब सोडियम 0 से कितना में बदल गया, +1 में। ये 0 था और 0 से हो गया +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऐसा बोलते हैं। क्लोरीन का 0 से हो गया -1, तो 0 से माइनस यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बाबू, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुमको घट रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा है सोडियम का ऑक्सीडेशन है, क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर घट रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग का जो क्रोमाइट है, क्रोमाइट का मतलब Cr2O4 पे 2-, ये आपका बदल रहा है कौन सी में, तो ये बदल रहा है आपका क्रोमेट में, CrO4 पे 2-। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो यहाँ पे +3 और यहाँ पर कितना है बाबू, +6 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कितना हो गया, +6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, +3 से +6 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, क्रोमाइट अयस्क का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यानी कि अगर बोलता है कि क्रोमाइट से क्रोमेट बनाना है तो कैसे बनेगा, तो क्रोमाइट से क्रोमेट बनाने के लिए हमको क्रोमाइट से क्रोमेट बनाने के लिए क्रोमाइट से क्रोमेट क्रोमाइट से क्रोमेट बनाने के लिए ठीक है, क्रोमाइट से क्रोमेट बनाने के लिए क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना होगा हम लोग को कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाए। देखो तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग को ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जनरली तरीका क्या है भाई, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, आप जैसे ही किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाओगे, नहीं, जो प्रोडक्ट बनेगा निश्चित रूप से रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो अगर हमको क्रोमाइट है, ये हमारे क्रोमाइट साहब हैं, नहीं, क्रोमाइट साहब को कौन सी में बदलना है, हम लोग को क्रोमेट में बदलना है पहले। ठीक है, तो क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो क्रोमाइट का रिएक्शन किससे करना पड़ेगा, O2 के साथ करना पड़ेगा। नहीं, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तब क्रोमाइट क्रोमेट में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का ऑक्सीडेशन का तरीका है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। तो अगर क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलना है तो आपको ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराना होगा। ठीक है,
जानते हो किसी भी चीज का रिएक्शन, किसी भी यौगिक का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाया जाता है, नहीं, ऑक्सीजन से जब हम लोग करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब कि एयर के साथ रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ है, एयर के अंदर है। तो किसी भी चीज का रिएक्शन अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में कराते हैं, एयर की उपस्थिति में कराते हैं, तो इस रिएक्शन को रोस्टिंग भी कहा जाता है। नहीं तो ऐसे भी कहा जाता है कि क्रोमाइड को क्रोमेट में अगर बदलना है, नहीं तो हमको क्या कराना पड़ेगा, रोस्टिंग कराना पड़ेगा। नहीं, ध्यान रखना, हम लोग क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करवाना पड़ेगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे ही बुक में लिखा रहता है कि भाई क्रोमाइड को क्रोमेट में बदलना है, तो क्रोमाइड को क्रोमेट में बदलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब कि रोस्टिंग कराना पड़ेगा, उसी को दूसरे तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो जो बातें मैंने आपको समझाई अभी, उन्हीं सब बातों को मैंने आगे चल के लिख दिया है। ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर यहाँ लिख रहा है कि सबसे पहले क्रोमाइट क्रोमेट में बदलता है। नहीं, वही हम लोग बोल रहे थे कि क्रोमाइट क्रोमेट में बदलता है। क्या होता है भाई, तो लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया उसी को लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो थोड़ा। क्रोमाइट जिसका फॉर्मूला है Cr2O42-। हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। नहीं तो बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो क्रोमाइट यानी Cr2O42- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बाबू, +3 हम निकाल चुके हैं। लेकिन क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ध्यान रखना है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +3 से +6 हो रहा है, हम लोग बता चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर तभी बढ़ता है जब किसी स्पेसीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रोमाइट ओर को, यानी क्रोमाइट अयस्क को क्रोमेट में बदलने के लिए, क्रोमाइट अयस्क को क्रोमेट में बदलने के लिए क्रोमाइट अयस्क का ऑक्सीडेशन या रोस्टिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार 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 हम लोग रिवीजन क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये समझे कि हम लोगों को पोटासियम डाइक्रोमेट बनाना है। क्या बनाना है, डाइक्रोमेट। समझना है कि डाइक्रोमेट बनाना है। ठीक है, तो डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, डाइक्रोमेट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमको पहले नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, क्रोमाइट अयस्क, जिसका फॉर्मूला है Cr2O42-। क्रोमाइट को बदलना है क्रोमेट में, जिसका फॉर्मूला है CrO4 पे 2-। अब क्रोमेट को बदलना है डाइक्रोमेट में, जिसका फॉर्मूला है Cr2O7 पर 2-। समझ में आ गया। अब भाई क्रोमाइट से क्रोमेट कैसे बनेगा, तो दोनों का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो हमने क्या पाया कि क्रोमाइट वाले का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है, और क्रोमेट वाले का +6 है, क्रोमियम का। तो +3 से +6 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलने के लिए इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करना पड़ेगा। इनका मतलब हुआ कि क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रोमाइट का अगर ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो वो क्रोमेट में बदल जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराने का जो प्रोसेस है, नहीं, इसको हम लोग रोस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रोस्टिंग, यानी वायु की उपस्थिति में अगर किसी चीज को गर्म करते हैं, नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, रोस्टिंग। तो यहाँ भी वही होता है, वायु की अधिकाय मात्रा में, नहीं, हम लोग क्रोमाइट अयस्क को गर्म करते हैं, नहीं, तब हम लोग का क्रोमेट बनता है, इसीलिए उसे हम लोग रोस्टिंग भी कहते हैं। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाएं। ठीक है, अब हम लोग को ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि क्रोमाइट क्रोमेट में कैसे बदलेगा, तो बाय ऑक्सीडेशन। अब क्रोमेट तो बन गया, अब क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, तो बड़ा आसान है, याद रखना है बस। नहीं, क्या याद रखना है, तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में अगर बदलना है, ध्यान समझो, क्रोमेट को अगर डाइक्रोमेट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो क्रोमेट है उस क्रोमेट का रिएक्शन एसिड से करवा देना है। क्रोमेट का रिएक्शन किससे करा देना है, एसिड से करा देना है। H2SO4 एसिड से रिएक्शन कर दोगे तो आपका जो क्रोमेट है, जिसका फॉर्मूला है CrO4 पे 2-, इसका रिएक्शन अगर तुम H2SO4 से करवा देते हो तो ये बदल जाएगा Cr2O7 2-, यानी कि डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। तो तुम इसको याद कर जाओ,
कि भाई क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसका रिएक्शन एसिड से करना पड़ेगा। कौन सा एसिड याद करना है, तो H2SO4 याद करना है। ठीक है, याद कर जाएंगे। लिखा हुआ है अब क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेगा भाई, तो लिखा हुआ है पढ़ो। क्रोमेट की अभिक्रिया अम्ल से, देख लो क्रोमेट की अभिक्रिया क्या करनी पड़ेगी, अम्ल से करवाने पर वह डाइक्रोमेट में बदल जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा CrO4 2- ये आपका क्या है बाबू, तो ये तुम्हारा क्रोमेट है। नहीं, अब इसका रिएक्शन तुम किससे कर दिए, एसिड से कर दिए। जब इसका रिएक्शन तुम एसिड से किए तो ये क्या बन गया, Cr2O7 2-। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है बाबू। ठीक है, तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए क्रोमेट का रिएक्शन हम लोग H2SO4 से करेंगे, तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। बस थोड़ा सा याद रखेंगे ना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि इसमें तीर इधर भी खींचा गया है, तीर इधर भी खींचा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय प्रकृति का है। नहीं, यानी क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदल सकता है और डाइक्रोमेट जो है ये क्रोमेट में बदल सकता है। कैसे है भाई, समझते हैं। देखो, अगर क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है, क्रोमेट को अगर डाइक्रोमेट में बदलना है, देखो तीर इधर से इधर गया है, तो आपको रिएक्शन किससे करना पड़ेगा, एसिड से करना पड़ेगा। और अगर आपको डाइक्रोमेट को, देखो तीर इधर से इधर आया है, इसका मतलब हुआ कि डाइक्रोमेट से क्रोमेट बदलना है, तो आपको डाइक्रोमेट का रिएक्शन बेस से करवाना पड़ेगा। नहीं, ध्यान रखना है। यानी कि आपका जो क्रोमेट है, इसको जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालोगे, क्रोमेट जो है इसको जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालोगे, ये क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हो कि डाइक्रोमेट को हम क्रोमेट में बदल दें, नहीं, तो इसका रिएक्शन आप बेस से करवा दो, तो ये आपका जो है डाइक्रोमेट ये क्रोमेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आया कि क्रोमेट एसिड से रिएक्शन कर ले रहा है। नहीं, क्रोमेट एसिड से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डाइक्रोमेट रहे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एसिडिक मीडियम में यह स्टेबल होता है। नहीं, डाइक्रोमेट जो है ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन नहीं करता है। नहीं, तो ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल होगा। एसिडिक मीडियम में क्या होगा बाबू, स्टेबल होगा। बहुत सिंपल सा बात है, एसिडिक मीडियम में स्टेबल होगा ये। ठीक है, अब चलो, ये जो डाइक्रोमेट है ये क्रोमेट में बदल जाता है, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। यानी कि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में तो स्टेबल है, नहीं, लेकिन ये बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में ये तो रिएक्शन शो करता है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा बाबू ये, लेकिन बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ध्यान रखना है। क्योंकि बेसिक मीडियम में ये इसमें कन्वर्ट कर जाता है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, हम लोग क्या कहा गया, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि अगर क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है, तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए इसका रिएक्शन एसिड से करवा दो। ठीक है, किसका, क्रोमेट का रिएक्शन, तो ये एसिड से रिएक्शन करके डाइक्रोमेट में बदल जाएगा और स्टेबल रहेगा। यानी एसिडिक सॉल्यूशन में ये रिवर्स नहीं आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो ये रिवर्स बैक नहीं आएगा। यानी एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल है, लेकिन इसी डाइक्रोमेट में अगर हम बेस डाल दें तो ये बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके यही डाइक्रोमेट बदल जाता है क्रोमेट में। इसका मतलब हुआ कि एसिडिक मीडियम में तो स्टेबल है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या है, अनस्टेबल है। ठीक, अब इसका कहानी समझो। जस्ट उसका और इसका उल्टा होगा। कोई पूछता है कि क्रोमेट जो है ये कहां पर स्टेबल होगा, नहीं, तो ये तो एसिड से रिएक्शन कर ले रहा है, एसिड से रिएक्शन कर ले रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि एसिड से रिएक्शन कर लिया, यानी एसिडिक माध्यम में ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अगर क्रोमेट की बात करें तो ये क्या होगा बाबू, ये तुमको एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होगा, एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होगा। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन बेसिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा, बल का, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
तो वही बात हमको समझाई गई, यहाँ से लिखी हुई है। लेकिन यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, अर्थात डाइक्रोमेट आयन की अभिक्रिया बेस या अल्कली से करवाने पर, इसकी अभिक्रिया बेस या अल्कली से करवाने पर वह क्रोमेट आयन में बदल जाता है, ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल है बाबू। नहीं तो हम लोग तो सीख गए, हम लोग को नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, क्रोमाइट। क्रोमाइट को पहले बदलना है क्रोमेट में। क्रोमेट में कैसे बदलेगा, अच्छा ऑक्सीडेशन में +3 से +6 हो रहा है, तो क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलने के लिए क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा या रोस्टिंग कराना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक, अब हमको क्या करना था, क्रोमेट को डाइक्रोमेट बदलना था। तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट बदलने के लिए क्या याद रखना है, तो अच्छा बहुत सिंपल याद रखना है। नहीं, क्रोमेट का रिएक्शन TrO4 2- का रिएक्शन हमको एसिड से कर देना है, H2SO4 से। एसिड से करेंगे तो क्रोमेट बदल जाएगा डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हम शुरू से याद करते आ रहे हैं, क्या याद किए, Tr2O7 पे 2-। नहीं तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए एसिड से रिएक्शन करा दो, ये भी याद हो गया, बहुत सिंपल है याद करना। नहीं तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदल गया। अब क्या ध्यान रखना है यहां से, तो देखा गया कि क्रोमेट जो है ये तो डाइक्रोमेट बदल सकता है। क्या डाइक्रोमेट भी क्रोमेट बदल सकता है, हाँ बदल सकता है। डाइक्रोमेट का रिएक्शन बेस से करा दो या अल्कली से करा दो, नहीं तो डाइक्रोमेट फिर से बदल जाता है क्रोमेट में। तो समझ में ये आया कि क्रोमेट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर लेता है, यानी एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होगा। नहीं, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अनस्टेबल, लेकिन बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होगा। इसमें क्या समझ में आया कि जो डाइक्रोमेट है वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके डाइक्रोमेट से क्रोमेट में बदल जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये साहब जो हैं वो एसिडिक मीडियम में स्टेबल हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में अनस्टेबल है। याद रखना है, यही सब चीज हम लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया है। ठीक है, ओके। अगले पॉइंट पे आ जाए तो वही चीज हम लोग को यहाँ से बताया गया है, देख लो। ये आपका क्या है, क्रोमेट, और क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो कलर। और ये क्या है, डाइक्रोमेट, इसका कलर क्या है, ऑरेंज। ये H+ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को। नहीं तो देख लो, एसिड से जब क्रोमेट का रिएक्शन एसिड से कराओगे तो बन जाएगा डाइक्रोमेट, समझा चुके हैं। और ये क्या है, डाइक्रोमेट, ये हमारे हैं डाइक्रोमेट साहब। अगर डाइक्रोमेट से हमें क्या बनाना है, क्रोमेट, ये हमारे कौन साहब हैं, क्रोमेट साहब। RO4 पे 2- ये क्रोमेट साहब है। तो अगर आपको डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको OH- यानी कि बेस से रिएक्शन कर देना होगा। नहीं तो ये रिएक्शन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, वही चीज हमने अभी जो आपको समझाया उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। फिर वही बात यहाँ लिखा भी हुआ है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि एसिडिक माध्यम में डाइक्रोमेट स्टेबल होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में क्रोमेट स्टेबल होता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का क्रोमेट जो है ये क्षारीय माध्यम में स्टेबल होता है, और डाइक्रोमेट जो है ये अम्लीय माध्यम में स्टेबल होता है। तो ये बात याद रखना होगा, ये सब बातें आपको हम समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहां से हम लोग को ये सब बातें समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, ये भी हम लोग को पूछता है कि भाई क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा आसान है, ध्यान रखना है। TrO4 पे 2-, तो ये चतुष्फलकीय होता है, देख लो कैसे। हम यहाँ से लिख दिए Cr, ऑक्सीजन का है बाबू, 4 गो। नहीं, ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास, 4 गो। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, R डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस। देख लो, क्रोमियम 1 और ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4, ये तुम्हारे हो गए। अब तुम इसको डॉट डॉट से तुम मिला सकते हो, ये तुम्हारे डॉट डॉट से मिल गए, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है चतुष्फलकीय, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसको हिंदी में आप फलकीय, चतुष्फलकीय, ये इसका स्ट्रक्चर होता है चतुष्फलकीय, ध्यान रखना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट तुम देख सकते हो, नहीं इसमें बॉन्ड एंगल बाबू तुमको ध्यान में होगा, इसका बॉन्ड एंगल चतुष्फलकीय का 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट, तो इसमें Cr2O7 2-, तो इसमें 2 टेट्राहेड्रल होंगे। ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल होंगे, देखो तो यार, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ से सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ये हो गया हम लोग का। फिर यहाँ पे आ जाओ O, फिर यहाँ पे आ जाओ के सामने क्रोमियम, फिर डबल बॉन्ड O, फिर हम लोगों का यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हम लोग का आ जाएगा और यहाँ पर O-। ठीक है, देख लो, क्रोमियम 1 और 1 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 3 इधर 3 इधर और 1 इधर। नहीं, 3
3 6 और 1 7। तो ये हो गया हम लोग का। तो ये भी हम लोग देखें अगर, तो ये भी हम लोगों का क्या होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में exist होता है। तो एक टेट्राहेड्रल इधर आ गया और एक टेट्राहेड्रल तुम इधर बना सकते हो चाहो तो, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग को इन सब बॉन्ड एंगल कितने होंगे, ये सब बॉन्ड एंगल जो होंगे वो हम लोग को 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल कुछ अलग होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा हम लोग आपके नोट्स में दिए हुए हैं, शायद आपका बॉन्ड एंगल जो है 126 डिग्री होता है, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ, 126 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। नहीं, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बाबू, 126 डिग्री, ठीक है। उतना पूछता नहीं है, लेकिन बस दिया हुआ है बुक में तो हम भी बता दिए, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 179 पिकोमीटर होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, नहीं, बॉन्ड की लंबाई वो होती है 179, सॉरी 179 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये 2 टेट्राहेड्रल से बना हुआ है, ये एक टेट्राहेड्रल होता है। तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर जैसा होता है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाओ। चलो अब आता है प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, नहीं, पोटासियम डाइक्रोमेट है ना। K2Cr2O7 क्या है, K2Cr2O7 हमारे हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट है ना भाई। तो यही तो हम लोग उतना देर से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। तो वो था टेलर। अब आते हैं फिल्म पर, कैसे बनता है। नहीं, तो हम लोग देख चुके हैं, पहले क्रोमाइट लेना है, क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट का रिएक्शन एसिड से कर देंगे तो डाइक्रोमेट बनेगा। वही अब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे अब सिस्टमेटिक हम लोग का होता है, बस, ठीक है। कहानी वही है, आप कहानी याद कर चुके हैं। चलो देख लो, लिखा हुआ है, जो पढ़े हैं वही सब लिखा मिलेगा। K2Cr2O7 का निर्माण क्रोमाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। पढ़ चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। K2Cr2O7 का निर्माण क्रोमाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्या होता है भाई, सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, नहीं, ध्यान रखना है, सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, नहीं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 के साथ वायु यानी O2 की उपस्थिति में करवाते हैं, इससे सोडियम क्रोमेट बनता है, ठीक है। चलो क्या ये लिख रहा है, हम उसी चीज को लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करो। ये हम लोग कह रहा है कि सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया। चलो तो क्रोमाइट अयस्क क्या है बाबू, अगर हम पूरा पूरा लिखें तो FeR2O4। अब आयरन को ले लिए, नहीं, FeCr2O4, इसका रिएक्शन ये बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट से करना है, Na2CO3 से करना है, ठीक है। थोड़ा तीर ले लिया जाए, यहाँ से आ जाओ तीर पर, अब इसमें आ जाओ, समझो। तो ये हो गया तुम्हारा क्रोमाइट अयस्क, ठीक है। हम यहाँ लिखते चलते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रोमाइट अयस्क। पहले पहले रिएक्शन, ये क्रोमाइट अयस्क हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। तीर साहब को थोड़ा सा घसका लीजिए। चलिए, अब क्रोमाइट अयस्क का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करना है, और किससे करना है, O2 के साथ करना है, यानी वायु की उपस्थिति में करना है, ठीक है। तो हम तो बता ही थे कि जो क्रोमाइट होते हैं, ये साहब जो हमारे क्रोमाइट साहब हैं, ये हमारे क्रोमाइट अयस्क साहब हैं। अब क्रोमाइट को बदलना कौन सी में है, क्रोमेट में। तो क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलना है तो इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो देखो इसका रिएक्शन हम लोग O2 से करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, करा रहे हैं, ठीक है। नहीं, एक्स्ट्रा में यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हम लोग का आ गया। नहीं, अब हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आयरन है, यहाँ पर क्या है, सोडियम है। तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कम रिएक्टिव होता है, नहीं। तो हम लोगों का यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो अब आ जाएगा सोडियम Na2 आ जाएगा। ये क्या है, क्रोमाइट। तो क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन करते हैं अगर, तो क्या बनता है, क्रोमेट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्रोमाइट का क्या है, Cr2O4, क्रोमेट बनेगा तो क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, CrO4, नहीं। तो सोडियम क्रोमेट बन गया, सिंपल है। नहीं, हम लोग क्या करना है, क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन करना है, O2 से रिएक्शन, नहीं। एक एक्स्ट्रा में क्या दे दिया बुक में, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब क्रोमाइट का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट,
क्रोमाइट से क्या बनेगा, क्रोमेट। क्रोमाइट का फॉर्मूला Cr2O4, क्रोमेट का फॉर्मूला CrO4। ठीक है, यहां से आयरन हट गया और सोडियम साहब लग गए, बना दिए। ठीक है, प्लस में हम लोग को देखा जाए तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा, ये तो ऑक्सीडेशन करने में माहिर है, ध्यान रखना है। तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा, तो आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। नहीं, इधर जब आयरन आएगा, इधर जब आयरन आएगा नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3। हम लोग जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयरन +2 स्टेट में और +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसी का ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है। तो अब आयरन का इधर जो बनेगा वो किस स्टेट में आएगा, +3 स्टेट में। ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग रफ स्केचिंग कर रहे हैं। Fe2+ है। अब अगर इसका तुम ऑक्सीडेशन करोगे बाबू, तो ऑक्सीडेशन करने पर ये बदल जाएगा Fe3+ में। Fe2+ बदल जाता है कौन सी में, Fe3+ में बदल जाता है। चलो, अब इसका हमको बनाना है ऑक्साइड, का हमको क्या बनाना है, ऑक्साइड, यानी इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है, इसी का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है, इसका ऑक्साइड बनाना है, इसका ऑक्साइड बनाना है Fe3+ का। यानी कि Fe वैलेंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से वैलेंसी कितना, 2, इसका वैलेंसी इसके ऊपर, इसका वैलेंसी इसके ऊपर, फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, तो फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। चलो, तो हमको समझ में आ गया कि क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, देखो तो क्रोमाइट के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, क्रोमेट। नहीं, तो ये क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन, तो क्रोमाइट Cr2O4 से बन गया CrO4 बन गया। अब आयरन का ऑक्सीडेशन, यानी इसका भी ऑक्सीजन सेक्शन, तो ये +2 से +3 में होगा, +2 से +3 में बदलेगा। नहीं, अब इसका फॉर्मूला जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3। तो एक और प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ से बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe2O3। ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा, ध्यान रखना है। प्लस और क्या बनेगा, तो ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का तो तरीका होता है कि ये CO2 बाहर निकालता है। CO2 हमेशा जब भी कार्बोनेट आएगा तो क्या करेगा, CO2 बाहर निकालेगा, CO2 बाहर निकालेगा। तो यहां पर हम लोगों का क्या बनेगा, CO2 गैस जो है बाहर निकलेगा, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का रिएक्शन होगा। तो हम लोग क्या किए, क्रोमाइट को कौन सी में बदल दिए, क्रोमेट में। नहीं, तो फिर से समझ, क्रोमाइट को क्रोमेट में बदले तो क्या किए हम लोग, क्रोमाइट अयस्क लिए, पूरा फॉर्मूला अब लिखे Fe Cr2O4। नहीं, इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से किए Na2CO3। नहीं, अब क्रोमाइट को क्रोमेट में बदलना है तो O2 को छोड़िएंगे नहीं, नहीं तो प्लस में लिख दिए O2। नहीं, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हमारे क्रोमाइट साहब बदल गए सोडियम, यहाँ पे आयरन क्रोमाइट थे, अब इधर आके बन जाएंगे सोडियम क्रोमेट। नहीं, तो सोडियम Na2 लगा दिए और क्रोमाइट बदल गया क्रोमेट में, तो उसका फॉर्मूला हो गया CrO4। देख लो भाई, Na2CrO4 बदल गया। अब हमने क्या कहा कि आयरन यहाँ +2 स्टेट में है, अगर ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन कराओगे तो निश्चित रूप से आयरन जो होगा उसका भी तो ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, तो आयरन +2 से +3 में बदलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पे इसका +2 स्टेट है, नहीं अब बढ़ेगा तो कितना होगा, +3। तो +3 स्टेट में जब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, Fe2O3। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है। नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट में CO3 साहब बचे हुए हैं, तो ये क्या बनाते हैं, तो ये CO2 गैस रिलीज करते हैं, तो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट आ गया CO2 गैस। बस यही रिएक्शन तो लिख देना है। नहीं, तो हम लोग को क्रोमाइट से क्रोमेट बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, क्रोमेट। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा, तबे सब समझ में आएगा, ना तो एन्ने ओने हो जाएगा। अब क्रोमेट बन गया। अब हम बताए थे कि क्रोमेट को अगर डाई क्रोमेट में बदलना है तो इसका रिएक्शन एसिड से करा दो, H2SO4 से करा दो, ये बदल जाएगा। नहीं, तो वही आप काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो चीज आपको हम पढ़ाए उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है, देख लो। Fe ये तुम्हारा क्रोमाइट है, उसी रिएक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे समझा दिया, यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। नहीं, ये क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये क्या बन गया, तो ये था क्रोमाइट, ये बन गया क्रोमेट, ध्यान रखना है। यहां पर आयरन था +2, यहां पे आ गया +3, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। नहीं, और ये क्या बन गया, CO2 गैस।
ठीक है, ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी रिएक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है, बस उस रिएक्शन में मैंने बैलेंस नहीं किया था, यहाँ पर बैलेंस करके लिखा हुआ है। तो आपको बैलेंस याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैंने पीछे वाला तरीका बताया वही बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है। इसके लिए सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे। चलो, तो हम लोग का सोडियम क्रोमेट तो बन गया, यही साहब है हमारे सोडियम क्रोमेट, नहीं तो सोडियम क्रोमेट तो हम लोग का बन गया। अब ये क्या बोल रहा है कि सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया हम लोग एसिड से कराएंगे। ये कौन सा एसिड है? H2SO4। नहीं, तो हम लोग सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया अगर H2SO4 से करेंगे तो यही क्रोमेट अब बदल जाएगा डाइक्रोमेट में, तो ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया हमारा। देख लो, सोडियम डाइक्रोमेट आपका बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला CrO4 है और यहाँ पे फॉर्मूला देख लो Cr2O7 है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सोडियम क्रोमेट को एसिड से रिएक्शन करा दो, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। नहीं तो ये हमारा बन गया। ठीक है, बाकी आपका Na+ आप निकाल दिए, H2O निकाल दिए, ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग इसको बदल सकते हैं। ठीक, अब हमको चाहिए क्या? पोटासियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट को पोटासियम डाइक्रोमेट में बदल देंगे, बहुत ही नहीं करना है। देखो क्या करना है, हम लोग को पता है अगर रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें सोडियम और पोटासियम की, नहीं तो ध्यान से समझो, यहाँ पर पहले आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ समझो कि सोडियम ऊपर होता है और पोटासियम नीचे होता है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आते हो, नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ती है, मेटल यानी धातु की सक्रियता बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटल की सक्रियता, मेटल की सक्रियता बढ़ती है, ध्यान रखना है। तो सोडियम और पोटासियम में कोई पूछता है कौन ज्यादा सक्रिय है, तो सोडियम के पास कक्षों की संख्या होती है 3 और पोटासियम के पास कक्षों की संख्या होती है 4। तो इसके पास 4 कक्ष है, तो 4 कक्ष है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करेगा। तो जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ज्यादा सक्रिय होता है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? सोडियम से। ठीक, अब हमको ये पता है, चलो भाई मालूम चल गया कि पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से। नहीं, तो पोटासियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से तो पोटासियम सोडियम को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, उसके विलयन से क्या करेगा? निकाल देगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही तो रिएक्शन करेंगे। देखो तो ये हम लोग क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, इसका रिएक्शन KCl से कर दिए, तो हम लोगों का होगा क्या? तुम भी समझ सकते हो, ये सोडियम डाइक्रोमेट तुम तोड़ोगे तो ये टूटेगा 2Na+, सोडियम को अलग कर दिए, ये टूटता है Cr2O7 पर 2-, ये क्या है? KCl, K+ और Cl-। नहीं, अब आपको पता है कि पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं तो अब इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन कर लेगा और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे? NaCl, देख लो NaCl बन गया। नहीं, और पोटासियम और ये डाइक्रोमेट मिलके क्या बना देंगे? तो पोटासियम डाइक्रोमेट। नहीं, पोटासियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है? तो ऑरेंज कलर का होता है। हो गया, पोटासियम डाइक्रोमेट तो बन ही गया। ठीक है, तो यही तो हम लोग को बनाना था कि K2Cr2O7 कैसे बनेगा। ठीक है, Na2Cr2O7 का रिएक्शन KCl से करा दो, तुमको K2Cr2O7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर एग्जाम में आता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे, तो पूरा इतना कहानी नहीं लिखना है, नहीं पूरा इतना कहानी आपको नहीं लिखना है। आपको सिंपल अभी जो हम लोग 3 स्टेप में बताए वो आपको लिखना है। जैसे हम इसको एक बार कंक्लूड कर देते हैं, समझने की कोशिश कीजिए क्या करना है हम लोगों को। हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर आता है कि K2Cr2O7 के बनाने की विधि बताएं, बनाने की विधि तो लिखें, ऐसा आ गया, बनाने लिखें ऐसा क्वेश्चन आए तो समझाने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं, नहीं। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट आए K2Cr2 बनाने की विधि लिखें, चलो भाई तो क्या करना है,
हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये क्या है आपका पोटासियम डाइक्रोमेट। तो हम लोग को ये तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पहले हमको क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप, तो हमको चाहिए क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क कौन है, Fe2O4, यही हमारा हो गया क्रोमाइट अयस्क। ये हो गया हमारा क्रोमाइट अयस्क, ठीक है। अब क्रोमाइट अयस्क जो है इसका रिएक्शन किससे करना है, तो सोडियम कार्बोनेट्स, अभी देखे थे Na2CO3 से। और इसका रिएक्शन किससे करना है, तो O2 से करना है। नहीं, जैसे ही करेंगे तो O2 से रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है बाबू, ऑक्सीडेशन करना। नहीं, अब ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ये क्रोमाइट है, क्रोमाइट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्रोमेट बनेगा। यहाँ से क्रोमाइट के पास से आयरन साहब हट जाएंगे, सोडियम साहब आके इससे लग जाएंगे, क्योंकि आयरन कम रिएक्टिव है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग क्या बनेगा यहाँ से, तो हम लोग का यहाँ से बन जाएगा Na2, पहला लिख दिए। नहीं, अब इस क्रोमाइट को कौन सी बदलना है, क्रोमेट में, तो क्रोमेट का फॉर्मूला याद करवाए थे, RO4 बन गया, ठीक है। अब आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है। नहीं, अब वो +3 में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब अब आयरन से भी ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये साहब तो सोडियम के साथ चले गए, ये किसके साथ चले गए, सोडियम के साथ। नहीं, अब आयरन साहब जो है उनका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन का ऑक्सीजन से क्या बनेगा, Fe2O3, ये बनेगा। प्लस हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट है, जब भी कार्बोनेट आता है ना ये CO2 गैस को रिलीज करता है। नहीं, तो लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, CO2 गैस, हो गया। तो यहां से हम लोग का क्रोमाइट था, क्रोमाइट से बन गया क्रोमेट, लिख दिए, ठीक। फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप क्या मैंने बताया कि जो क्रोमेट है उसको अब लिख दो। क्रोमेट क्या है तुम्हारे पास, Na2CrO4, यही क्रोमेट है। अब इसको बदलना है डाइक्रोमेट में, तो कुछ नहीं, एसिड से रिएक्शन, H2SO4 से इसका रिएक्शन कर दो। H2SO4 से रिएक्शन करोगे तो मैंने बता चुका है, याद रखना है आपको, ये जो क्रोमेट है ये बदल जाएगा डाइक्रोमेट में, ये सब वही रह जाएगा, Na2 का Na2 उतार दो, बस होगा क्या, ये जो CrO4 है इसका फॉर्मूला आप चेंज कर जाएगा, Cr2O7, ये बन जाएगा। नहीं, बाकी आपका यहाँ पर Na+O+ का क्या बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का बन गया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, नहीं तो हम लोग का ये क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट, यहां से आपका बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, लिख दिए। अब सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम को हटाना है, Na2Cr2O7, ध्यान रखना है। अब इसको बदलने के लिए इसका रिएक्शन लास्ट में किससे करेंगे, KCl से। KCl से करेंगे तो अभी बताया गया कि KCl जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम हट जाएगा और पोटासियम यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा K2Cr2O7, ये बन गया पोटासियम डाइक्रोमेट। और प्लस में आपका NaCl, तो बाई प्रोडक्ट है, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट था। तो कैसे ये बना, बस स्टेप, हाँ भारी है, याद रहेगा, याद आपको रहेगा, जरूर याद रहेगा, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल्स आपको पढ़ाए इस चीज़ को कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो जनरली ये 3 स्टेप ही हम लोग का बुक में लिखा रहता है NCERT में, इसको समझने में सोचिए हम लोग कितना धीरे धीरे स्टार्ट किए, तो अब इस बात को समझे, ठीक है। आप बुक में चेक कर लीजिएगा, बुक में हम लोग का यही 3 स्टेप लिखा रहता है, ठीक है। इस 3 स्टेप में हम लोग को बना देता है, कैसे पोटासियम डाइक्रोमेट बनता है, तो 3 स्टेप बना खत्म कर देता है। लेकिन समझने के लिए देखिए कहाँ कहाँ से धीरे 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 करते करते हम आपको याद करवाते हुए लाए, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो जरूर जरूर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा बताया गया है पोटासियम डाइक्रोमेट का कुछ प्रॉपर्टी, तो देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ON का मतलब क्या है बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं पूछ रहा है किसका, तो क्रोमियम का, K2Cr2O7, तो ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, क्रोमियम का, एक क्रोमियम का +6 आएगा, निकाल के देख लो। पोटासियम, एक पोटासियम का +1, तो 2 पोटासियम का +2, प्लस क्रोमियम 2 गो है तो 2x, जिसका निकालना है उसका x मान लो, 2 है इसलिए 2x मान लीजिए, एक ऑक्सीजन का -2, 7 का -14 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये क्या आ गया, 2x - 12, 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0। नहीं, दिस इम्प्लॉई, अब क्या होगा, यहाँ से अगर लिखेंगे तो 2x बराबर क्या आएगा, 12, दिस इम्प्लॉई x बराबर क्या आएगा, 12/2, 2 से काट दो, x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, तो +6। तो पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा। चलो,
अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा, चलो यहाँ समझने की कोशिश करो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तुमको कितना आ गया, +6, ठीक है। अब क्रोमियम को तुम अगर देखते हो तो एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आउटर लिखो तो 4s1 3d5 होता है। नहीं तो इसका ये हो गया पेनल्टीमेट, ये हो गया अल्टीमेट, टोटल इलेक्ट्रॉन मिलाए कितने हैं, 6। नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 6। आउटर मोस्ट कहने का मतलब क्या है कि वे ऑर्बिट, जो वे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो इसका तो अल्टीमेट का भी भाग लेता है और पेनल्टीमेट का भी भाग लेता है, तो दोनों को मिला के इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, और देखो तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, यानी ऐसा लगता है कि ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है। नहीं, इसका लग रहा है ऐसा कि इसका 6 का 6 इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में भाग ले चुका है। तो अब अगर क्रोमियम का 6 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो गया, रिएक्शन में भाग ले लिया, नहीं यानी कि क्रोमियम +6 स्टेट में अगर है, अब क्रोमियम को कहे कि भाई तुम और इलेक्ट्रॉन लॉस करो, तो क्या क्रोमियम के अब बाहरी कक्ष में और इलेक्ट्रॉन है क्या लॉस करने के लिए, नहीं है। यानी क्रोमियम अगर +6 स्टेट में रहेगा, क्रोमियम अगर +6 स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग अब नहीं करेगा, क्योंकि ये जितना करना था मैक्सिमम कर चुका, जितना करना था उतना मैक्सिमम कर चुका, ठीक है। तो जितना त्याग करना था उतना मैक्सिमम कर चुका है, तो यहां पर Cr+6 जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग, नहीं त्याग ही नहीं बोले, साझा, त्याग या साझा अब नहीं कर सकता है, साझा अब नहीं, अब नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखना होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का ना त्याग करेगा ना साझा करेगा, है कि भाई बाहरी कक्ष में इसका 6 गो था, 6 का 6 इसका छीना गया, नहीं सारा संपत्ति इसका लुटा गया। तो अगर सारा संपत्ति इसका लुटा गया तो अब सोचिए कि क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, नहीं करेगा। नहीं, तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, +6 स्टेट है भाई। अच्छा, इसके पास अब कोई आए, नहीं कोई अगर आए इससे कि भाई आप इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा। कोई आएगा तो खींच पड़ेगा, खींच पड़ेगा तो क्या करेगा, जो भी इनके नजदीक आएंगे उनका इलेक्ट्रॉन अब छीनने के फेर में रहेगा, नहीं क्योंकि हाईएस्ट स्टेट में भाई, नहीं अब इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है, छीन सकता है। नहीं तो अब क्रोमियम जब +6 स्टेट में है तो इसके पास में अगर कोई अभिक्रिया करने के लिए इसके पास आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, अब छीनेगा। तो इलेक्ट्रॉन छीनने वाले को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आक्सीकारक। तो यहाँ पे बोला जाता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम क्या है, ऑक्सीकारक है कि अकारक है। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि क्रोमियम यहाँ पर आक्सीकारक है। काहे ऑक्सीकारक है, काहे कि क्रोमियम यहां से +6 स्टेट में आ चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले को, छीनने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। नहीं तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि K2Cr2O7 में, यहाँ पर हम ज्यादा अच्छा लिखें, ऐसे तो ऐसे लिखता है K2Cr2O7 में क्रोमियम एक प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, एक प्रबल आक्सीकारक, एक प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ध्यान रखना है, सा हटाई, देखा जाए तो यहां से कहा गया कि K2Cr2O7 क्रोमियम एक प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात अब क्रोमियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, त्याग नहीं करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये त्याग नहीं करेगा। ये समझ में हम लोग को आ गया। तो इतना में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना में आपको अब दिक्कत नहीं, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि अब क्रोमियम जो है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो अब क्रोमियम पे प्लस चार्ज है, अब अगर माइनस चार्ज को ग्रहण करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, घटेगा। नहीं तो वही बोला जाता है कि K2Cr2 में
में क्रोमियम एक प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, अर्थात क्रोमियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अर्थात अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घट सकता है, घट सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता है, ध्यान रखना है, लेकिन बढ़ नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। बढ़ काहे होता है भाई? क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन ये त्याग नहीं करेगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आया होगा। अब यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसी रिएक्शन को हम लोग अगले पेज में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और अगले पेज में इस रिएक्शन को समझते हैं। क्या कहना चाहता है, ये बहुत ही सिंपल सा बात कहना चाहता है, थोड़ा सा चलिए। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में पहले आ गई हों। ठीक है, अब यहाँ से एक समझ लीजिए। देखिए, तो हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं, R2O7 डाइक्रोमेट है। और ये जो डाइक्रोमेट है, ये हम लोगों का जो है एसिडिक मीडियम में ये बदल जाता है Cr3+ में। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी आप निकाले थे, कितना होता है बाबू? +6। डाइक्रोमेट में +6 होता है। नहीं, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रोमियम ग्रुप 6 का है, तो किसी भी तत्व का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो ये +6 स्टेट में हो चुका है। अब ये +6 से +7 में इसकी जाने की औकात नहीं, तो अब इसका ऑक्सीजन बढ़ नहीं सकता है, लेकिन घट सकता है। क्रोमियम +6 से कहाँ गया? +3 स्टेट में। अब मान लो ऐसा एक रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, नहीं, एसिडिक मीडियम में, अब तुमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से बस सुनना है, याद करना है, समझ जाएंगे। देखो, यहाँ पे क्रोमियम कितना है? 2, यहाँ पे भी तुम 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम तुम्हारे पास कितना है? 2, तो यहाँ पर हम कितना लगा दिए? 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 7। तो याद रखो, याद रखो, जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवस्था बदल रहा हो केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु यहाँ कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम का +6 से +3 हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन टाइप का कुछ हो रहा है। नहीं, सॉरी, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, +6 से +3 हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब हुआ कि अब इसका क्या होगा? तो इसका रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। चलो, तो +6 से +3 में चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम 2 था, हम यहाँ पे 2 लगा दिए। ऑक्सीजन कितना है? 7। तो याद रखो, ऑक्सीजन 7 है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं। नहीं तो 7 ऑक्सीजन है तो चुपचाप 7 को वाटर जोड़ दो, तो 7 वाटर का फॉर्मूला H2O जोड़ दिए। अब वाटर जोड़ने से क्या हुआ? तो वाटर जोड़ने से ये हुआ कि तुम्हारे पास 14 को हाइड्रोजन हो गया, 7 दूना 14 को। इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग 14 को H+ जोड़ देंगे, 14 को H+ जोड़ दिए। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोगों का देखा जाए तो क्रोमियम 2 गो, क्रोमियम 2 गो बैलेंस, ऑक्सीजन 7 गो, ऑक्सीजन कितना है बाबू यहाँ पर? 7 गो। तो देख लो यहाँ पर 7 गुना है ऑक्सीजन, 7 हो गया। हाइड्रोजन 7 गुना 14 गो, तो हाइड्रोजन 7 गुना 14 गो, यहाँ पर भी हम लोग का हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो सब बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है? चार्ज। क्या बैलेंस करना है? चार्ज। तो चार्ज बैलेंस कर दो, बड़ा सिंपल है चार्ज बैलेंस करना। अगर यहाँ पर देखें, नहीं तो Cr2O7 ऐसा लिखा गया है, नहीं तो इधर चार्ज कितना है बाबू? 2 गो माइनस। अब प्लस में यहाँ पे लिखा गया है 14 गो H+, ऐसा लिखा गया है। तो देखो, तो 2 गो माइनस है, आई 14 हाइड्रोजन से भी गुना होता है और 14 प्लस से भी गुना होता है। नहीं तो इधर टोटल अगर आवेश की बात करें, टोटल अगर चार्ज की इधर बात करें, तो इधर टोटल चार्ज कितना हमारे पास है? 14 गो प्लस में से 2 गो माइनस चला गया, तो 12 गो प्लस। इधर 12 गो प्लस है इस साइड। अब तीर के इधर बात करते हैं आवेश की। इधर देखो तो 3 गो, आई 2 से गुना होगा, 3 दूना 6 गो प्लस, इधर 6 गो प्लस है। नहीं, अब इधर 12 प्लस है, इधर 6 प्लस है। तो नियम क्या है कि जिधर प्लस चार्ज ज्यादा हो, ध्यान से मेरा बात सुनना, इधर प्लस चार्ज ज्यादा हो तो प्लस चार्ज इधर 6 गो है, इधर
12 गो है, तो इधर प्लस चार्ज ज्यादा है, उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। काहे? क्या कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। नहीं, तो 12 गो प्लस है, इसमें अगर 6 गो माइनस जोड़ दिया जाए, नहीं, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज, नहीं तो 12 प्लस में से 6 गो माइनस अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 6 गो प्लस यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? ये इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज, 6 गुना -1, नहीं तो यहाँ प्लस माइनस माइनस जाएगा। समझ में आ रहा है ना गधा सब? 12 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, तो बराबर में कितना आएगा? 6 प्लस। तो इधर हम लोग क्या करें? 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, नहीं तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से कभी कभी आपके एग्जाम में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आता है, ये बड़ा कॉमन है जो रिएक्शन बैलेंस करने दे देता है कि भाई Cr2O72 माइनस Cr3+ में बदल रहा है, नहीं तो इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो ये बैलेंस करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको नहीं समझ में आया तो और वीडियो देखिएगा, एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बात मैंने आपको इसमें बता दी है। ठीक है, तो पहले मास बैलेंस करते हैं और तब हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं, जो मैंने नीचे किया। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़े। चलो, अब हम लोग को ये कहा गया कि जो आपका पोटासियम डाइक्रोमेट है बाबू, K2Cr2O7 जो है, ये तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं यानी क्या है? आक्सीकारक। तो अगर ये आक्सीकारक है, ध्यान रखना है, अगर ये आक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अब ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। K2Cr2O7 जो होगा, इसमें क्रोमियम अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वो त्याग नहीं कर सकता है। यहाँ पर उसका +6 आ चुका है। ठीक है, अब आ जाओ। तो अगर I माइनस, देख रहे हो, I माइनस साहब जो हैं, अगर K2Cr2O7 के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? I माइनस को I2 में बदल देगा। नहीं, H2S साहब जाएंगे तो H2S लिखने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? अगर हम H2S लिखते हैं तो H2S का मतलब हुआ कि यहाँ पर 2H प्लस और S पर 2 माइनस, तो ये S2 माइनस, अब समझो कि ये S2 माइनस साहब अगर पोटासियम डाइक्रोमेट के पास जाएंगे तो इन पर माइनस चार्ज है और उस पर +6 होता है, तो इनका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, खींच लेगा। ध्यान रखना है, तो वही तो लिखा है, H2S में जो S है उस पर 2 माइनस है, उस 2 माइनस को खींच लेगा और इनको न्यूट्रल बना देगा। देख रहे हो, I माइनस को I में बदल दिया, तो यहाँ पे I पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा? उदासीन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसका गया कहाँ? उस, वो छीन लिया। ध्यान रखना है, यहाँ देखो Sn पर 2 प्लस है, इनको ये बदल जाएगा। अगर Sn2+ साहब इससे रिएक्शन करने जाएंगे तो ये Sn2+ साहब को Sn4+ में बदल देगा, यानी Sn2+ साहब का 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इनको Sn4+ में बदल देगा। Fe2+ जाएंगे तो इनका भी 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, छीन लिया एगो, तो Fe2+ कौन सी में बदल जाएंगे? Fe3+ में बदल जाएंगे। नहीं तो अब वो खतरनाक आदमी हो गया है, ये जो है ये भयंकर आदमी हो गया है। के पास जो भी गया इलेक्ट्रॉन लेके, नहीं ये गलत फहमी में कि चलिए इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन छीनाए उनाएगा नहीं, इसका ई छीन लेगा। नहीं, 2+ जहाँ जाएंगे तो उनको 4+ में बदल देगा, 2+ साहब जाएंगे उनको 3+ में बदल देगा, कोनो निगेटिव चार्ज जाएंगे उनका इलेक्ट्रॉन छीन के उनको उदासीन में बदल देगा। ये सब काम ये करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अब कोई इसमें से एक रिएक्शन लिख लो, जैसे मान लो Fe2+ Fe3+ वाले लिख लेते हैं। देखो तो जैसे करता क्या है कि हम लोग अभी देखें कि Cr2O7 2 माइनस, ये दिया गया Cr2O7 पे 2 माइनस, इसी का रिएक्शन दे देगा Fe2+ से। ठीक है, और Fe2+ से अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? नहीं, इसका रिएक्शन Fe2+ से करा दे इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे हम लिख दिए कि एसिडिक मीडियम में हम लोग इसका रिएक्शन कर दिए। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो भाई, ये क्या है? डाइक्रोमेट। ये क्या है हमारा? डाइक्रोमेट, डाइक्रोम है, और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो +6 है। अब डाइक्रोमेट जो है, नहीं जब एसिडिक मीडियम में रहता है तो अभी हम देखे थे कि ये बदल जाता है Cr3+ में, नहीं हम लोग बैलेंस किए थे अभी, जिसमें डाइक्रोमेट बदल जाता है Cr3+ में। ठीक है, और अगर Fe2+ साहब इससे रिएक्शन करने गए हैं तो यहाँ पे +6 है, तो अब इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, उल्टे इनका एक और छीन लेगा। तो Fe2+ जब इसके पास जाएंगे तो Fe2+ साहब बदल जाएंगे Fe3+ में। नहीं तो ये हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना होगा कि डाइक्रोमेट जो है जैसे ही उसको एसिडिक मीडियम में डालोगे ये बदल जाता है Cr3+ में,
नहीं, अब Fe2+ जब इससे रिएक्शन करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और Fe2+ को बदल देगा Fe3+ में। अब समझो, यहाँ पर देखने की कोशिश करो क्या होगा हम लोग को। यहाँ पर देखें अगर तो इस रिएक्शन को बैलेंस थोड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसको बैलेंस किए थे, इसको रखेंगे इसके साथ और इसको रखेंगे इसके साथ और फिर दोनों को जोड़ देंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, समझो। यहाँ से हम लिखे Cr2O7 पे 2-, ये कौन चीज बदल रहा है बाबू? तो ये तुम्हारा बदल रहा है कौन चीज में? R3+ में। इसको बैलेंस किए थे। क्रोमियम 2 है, 2 लगा दिए। ऑक्सीजन 7 है, 7 को वाटर लगा दिए। 7H2O हम लगा दिए, ठीक है। फिर हम लोग का ये बैलेंस हो गया। उधर हाइड्रोजन हो गया 7 × 14, तो इधर 14 को H+ हम लगाए थे, पीछे बैलेंस हम लोग किए थे, ठीक है। अब तुम्हारा चार्ज बैलेंस किए थे तो तुम देख लेना कि यहाँ पे हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया था, क्योंकि इधर 12+ आया था, इधर 6+ आया था। तो जिधर प्लस चार्ज ज्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ते हैं। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब इसको इसके साथ रखो, यहाँ रखो भाई, Fe2+। ये कौन चीज बदल रहा है? तो Fe2+ तुमको बदल रहा है Fe3+ में बदल रहा है। तो एक Fe है, एक Fe है, तो मास तो बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2+ चार्ज है, यहाँ पर 3+ चार्ज है। प्लस चार्ज ज्यादा किधर है? इधर प्लस चार्ज ज्यादा है, तो इधर प्लस चार्ज ज्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो एगो इलेक्ट्रॉन जोड़ दें यानी एगो माइनस जोड़ दें, तो 3 में से एगो माइनस चला गया, तो 2+ इधर भी बच जाएगा, 2+ इधर भी बच गया, ठीक है। चलो अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। हाँ, जोड़ने से पहले क्या ध्यान रखेंगे? चलो, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने से पहले सावधान, जोड़ने से पहले सावधान। क्या सावधान? ध्यान रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कय गो है? 6 गो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कय गो है? 1 गो। तो लॉस और गेन बराबर होना चाहिए, तो इसमें हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में 6 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 Fe2+। नहीं, और इसको बदलिए, तीर लाइए, तीर देना अच्छा लगता है, ऐसे डालिए। चलिए, तो 6Fe2+, अब 6Fe3+ और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नहीं, अब हमको क्या करना है? तो 1 और 2 को जोड़ देना है। 1 और 2 को जोड़ देना है, जोड़ दीजिए 1 और 2 को, नेट रिएक्शन मिल जाएगा। नहीं तो ये 1 है, आदि 2 है, बीच वाला को मत याद रखिएगा, नहीं ध्यान रखना है, इसको मत ध्यान रखना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो लिखिए Cr2O7 2-, Cr2O7 2- प्लस 14 गो H+ लिख दिए। फिर 6 गो Fe2+, इसको उतार रहे हैं, प्लस 6 Fe2+ लिख दिए, ठीक है। 6 गो इलेक्ट्रॉन से 6 गो इलेक्ट्रॉन काट दिए, तीर के इधर है, तीर के इधर है, काट दिए। अब तीर यहाँ लगा दीजिए। चलिए व्हाइट रंग का तीर रखते हैं, ठीक है। ये उतार दिए, ये उतार दिए, ये उतार दिए, ये इलेक्ट्रॉन तो कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। अब इसको जोड़ें, आ गया 2 गो 4 3+ प्लस 6 गो Fe3+ तो 6 गो। अब क्या है इधर? क्या है? 2 गो 6 गो, इसका हो गया 7 गो H2O, तो प्लस 7H2O। तो इस तरह से देखा जाए, इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है इस रिएक्शन को लिखना, ध्यान रखना है। तो आपको क्या करेगा कि एग्जाम में सिर्फ ये और ये दे देता है, ये और ये दे देगा, नहीं और बोलेगा प्रोडक्ट लिखिए। तो प्रोडक्ट ये नहीं लिखना है, ये प्रोडक्ट लिखना है, समझे बच्चों? नहीं तो कैसे कैसे लिखना है? तो याद रखना पड़ेगा कि भाई डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में रहता है, नहीं तो वो Cr3+ से बदलता है, Fe2+, Fe3+ से बदलता है। अब इन्हीं रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, तो हम इसको रख दिए इसके साथ यहाँ पर, इसको बैलेंस किए, इसको रख दिए इसके साथ और इसको बैलेंस किए। नहीं, ऊपर नीचे लॉस और गेन को बराबर करने के लिए 6 से गुना कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, आ गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरह का आता है। तो आप अपने से क्या ट्राई करेंगे उसको हम दे देते हैं। देखो तो हम लोगों को देखा जाए तो करेगा क्या कि Cr2O7 2-,
का रिएक्शन H2S से कराइएगा नहीं, तो बाबू बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तुमको ध्यान रखना है। Cr2O7 2 माइनस का रिएक्शन H2S से कराओ तो क्या बनेगा, ठीक है। इसको तुम अपने से रिएक्शन लिखना नहीं, तो H2S यानी S2 माइनस कौन सी बदलेगा, सल्फर में बदलेगा, बनाना। जहां दिक्कत होगा पूछना, बताएंगे। Cr2O7 पे 2 माइनस का रिएक्शन जो है I माइनस से करोगे तो I माइनस I2 में बदल जाता है, ध्यान रखना है। तो तुम्हारा क्या बनेगा, नहीं बना लेना अपने से, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस, एक और देख लो कौन सा था हम लोग का, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। SnH2SI माइनस, हाँ SN2 प्लस के साथ करा दो। चलो इसका रिएक्शन तुम SN2 प्लस के साथ कर दो, नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। इन तीनों रिएक्शंस को अपने तरीके से लिखना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों का K2Cr2O7 भी खत्म हो गया, ठीक है। तो K2Cr2O7 टॉपिक हम लोग खत्म हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। तो जैसे K2Cr2O7 होता है बाबू, पोटासियम परमैंगनेट, सॉरी पोटासियम डाइक्रोमेट आज के क्लास में आप पढ़े, तो जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक है, नहीं I माइनस को I2 बदलता है, नहीं हम लोगों को क्या कहते हैं SN2 प्लस को SN4 प्लस मिलता है, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस मिलता है। बिल्कुल KMnO4 भी जो है वो भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, नहीं, और उसका भी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस हम लोग का नहीं होता है। तो ओवरऑल बस एक पोटासियम परमैंगनेट हम आपको डाल देंगे, लेकिन ओवरऑल हम लोग का डी ब्लॉक खत्म हो गया, ध्यान रखना है। बस एक और हम लोग वीडियो डाल देंगे KMnO4 का, आपका डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप डी ब्लॉक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बस एक हम लोग KMnO4 का वीडियो आपको अब डाल देंगे, आपका खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक